welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Domestic stocks rise more than 0.5%. Sensex climbs above 57,900. Nifty above 17,300. Rupee appreciates to deal below 76 rupees per US dollar mark. And Brent crude prices plunge more than 6% to hover around $106 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक ऊपर आए। सेंसेक्स 57,900 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 17,300 के स्तर को कर गया पार। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ मजबूत, 76 रुपए के स्तर से नीचे आया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटी 6% से कम होकर $106 प्रति बैरल के नजदीक आई। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिला और निवेशकों का उत्साह खरीदारी में बना रहा। सेंसेक्स 57,900 के स्तर से ऊपर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 17,300 के आंकड़े को पार करके बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 350 अंक यानी 0.61% की बढ़त लेकर 57,944 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 103 अंक यानी 0.6% बढ़कर 17,325 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.66% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.63% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed gains of more than 0.5%. Both stock indices rose amid positive cues from global share markets. The BSE Sensex closed above 57,900 points, while the NSE Nifty ended above the 17,300 level. The Sensex climbed 350 points or 0.61% to close at 57,944. The Nifty surged 103 points or 0.6% to settle at 17,325. In the broader market at the BSE, the mid-cap rose 0.66% and the small-cap index ended 0.63% up. In the Sensex pack, 20 companies logged gains while 10 declined. HDFC gained the most as it rose 3.1%, followed by Bharti Airtel, which added 2.9%. Ultratech Cement climbed 2.7%. On the other hand, ITC declined 1%, IndusInd fell 0.6% and Maruti ended 0.5% down. In sectoral indices at the BSE, 14 indices gained while 4 witnessed losses. Healthcare index gained 1.4% and basic material rose 1.2%. Realty and consumer durables gained 1% each. On the other side, energy plunged 0.5% while oil and gas sector indices fell 0.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,396 companies gained while 2,031 fell. Shares of 91 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में आज रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ और 75 रुपए 99 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.93% कम होकर 98.17 पर आ गया। उदयन, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर लिवाली तेज रही है और लगभग आधी फीसदी से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक किन अर्थों में ले रहे हैं कारोबार को? मनोज, ये कल अमेरिकी जो मार्केट्स हैं वहां पे जो उछाल देखी गई, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आगे लेके गई मार्केट को, उसी का जो ऑप्टिमिज्म है वो आपको चारों तरफ ज्यादातर मार्केट्स में आज दिख रहा है। एशियन, यूरोपियन और हमारे मार्केट्स में भी दिखा।
दूसरी बात है, हमारे कुछ खास स्टॉक्स, खास क्षेत्र जो हैं, सेक्टर्स हैं, उन्होंने उसको ड्राइव किया, जैसे फाइनेंशियल्स हैं, आपने फार्मा के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में बातचीत की, तो ये कुछ खास स्टॉक्स हैं जैसे HDFC, उस टाइप इप्का, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपने देखा कि फॉरवर्ड मूवमेंट रहा। तो कुछ तो खबरें यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत से एक ऑप्टिमिज्म, फिर तेल के दाम कल गिरे थे, आज थोड़े बढ़ते हुए नजर आए, उससे एक ऑप्टिमिज्म। तो वो ये कुछ बातें हैं जिन्होंने इसको आज जो है मार्केट मूवमेंट को उन्होंने मदद की। हाँ, तेल के दाम यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूंगा। तेल के दाम शुरू में बढ़ते दिखे थे, लेकिन बाद में 6% से अधिक की गिरावट हुई, और ताजा जो रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता संबंधी खबरें आ रही हैं, उससे तेल के दाम घटे हैं, $106 के आसपास पहुंच गए हैं। Udayan, like we were discussing in our earlier program, Money Matters, although of course good news in the last 2 days, more than 500 points the markets, the Sensex has risen, and of course, like Manoj just said, the oil prices have also come down, so we are expecting overall maybe the markets will react more positively tomorrow. But even in such a scenario, even with the US, I beg your pardon, even with Russia-Ukraine talks on, volatility is still likely to remain there, right? And for what would be the reasons that this would persist then? Yeah, while talks is a positive signal, markets will be looking at very, very solid sort of changes on the ground. Now, it has not only affected energy prices, this conflict has affected food prices. In our cases, in India's case, it's edible oils where we are getting hit, apart from crude oil. So it's affected all over the world, and basically essential inputs have got affected, triggering the whole bit about inflation. That will remain a worry. That will keep, every time there's going to be some headline which is less than comfortable, you will see the markets reacting. The results will start coming in. The fourth quarter results for India, and for the US, the results will start coming in on somewhere around April. So that will start telling you how much is the inflation actually impacting. In US, you are supposed to get some kind of a payroll, labor kind of data later this week. You'll get to know how things are working out. Then this whole paradigm of the Fed, US Federal Reserve, changing its monetary policy, making a pivot. Well, it will not only be trying to aggressively raise rates, but also try to finish off its asset purchases and not reinvest some of the bonds they had bought, and basically try and reduce the balance sheet. When that starts happening along with rates, it will be worthwhile seeing how the markets react, because then you mentioned volatility. That's another effect of another force that will impact volatility. Last but not the least, any impact on supply chains in very crucial places where manufacturing happens, like in China at the moment, that is also, because COVID hasn't gone away. So these are some of the things that will continue to exert pressure and make volatility is nothing but rapid changes in a very short period of time. So whenever you get this information, you will see the markets reacting, and suddenly the price movements will happen. You mentioned the inflation being one of the worries, that is likely to impact the markets. Apart from inflation is another thing which is likely to, rising inflation. A lot of experts are saying, and analysts say, that it will affect the growth also. In fact, today rating agency ICRA has come out, with and slashed India's GDP forecast for financial year 22-23 to 7.2% from 8% that was projected earlier. Do you think that, even if we don't talk in terms of the market, but overall, do you think that's a slight cause for worry? Or as all the rating agencies have been revising, even the RBI has revised its, estimates in the past, it's a normal par for course? Well, nobody was expecting this conflict at Ukraine, which has such wide-ranging impact. Russia is not just a small country. It's really large, and it plays a very important role in commodities. So, and very key commodities from oil to nickel.
So what exactly has happened is you have revised upwards. If you see 50 basis points or half a percentage point, people have revised upwards the inflation estimates. They're correspondingly, if you see, roughly about 50 basis points, they brought down the GDP growth and current account deficit, which is basically the difference between your exports and imports. Yeah. So that of course they have revised upwards. So all of these estimates have got revised, and they have not just got revised for India. They've basically got revised for everybody. It's not as if we are alone out there. The whole world is making these adjustments. China is also having to make these adjustments as far as estimates are concerned. यहाँ पर हम यानी समझना ये चाहेंगे आम लोगों की जुबान में कि ये जो संशोधित किए गए हैं अनुमानों को, उसका सीधा आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, और ओवरऑल उनकी जो माली हालत है उसमें क्या बदलाव आने के आसार हैं? देखिए मनोज, सबसे पहली बात तो हमारे तो सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो वो तो पहले बंद थे, वहां से वो खोले जा रहे हैं, लोग अब दफ्तरों में जा रहे हैं, काम धंधे जो है स्टार्ट हो रहे हैं, टूरिज्म, आपकी एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें आपको दिख रही है, सिनेमा हॉल्स खुलना, तो इससे जुड़े हुए जो रोजगार थे वो बंद थे, वो अब खुल रहे हैं। ठीक है, तो ये जहां पे इनकम थी नहीं या कम थी वहां पे इनकम आ रही है, तो ये तो पॉजिटिव है। हम बिल्कुल जीरो पे थे या बहुत कम पे थे, वहां वो वाले हिस्से खुल रहे हैं, 50% से ऊपर जीडीपी हमारी उधर है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। पर नेगेटिव जो है वो है कि मुद्रास्फीति है। अब मुद्रास्फीति ये जो स्पाइक लग रहा है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि 6% से 6.5-7 हो जाएगा, अभी तक किसी ने अनुमान नहीं किया, तो अभी भी वो जोन ऑफ कंफर्ट के अंदर अनुमान है। पर जब अगर 6% भी है, वो आपको चुभना चालू कर देता है, आपके बजट पे असर करता है, फिर आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, ज्यादा महंगी चीज को कम महंगी चीज कम महंगे ब्रांड से करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस जो हैं बड़े जो एक्सपेंसेस उसको आप थोड़ा टालेंगे या उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। आप अगर आप मार्जिन पे हैं तो फिर आप अगर लोन लेना है आप 2 बार सोच सकते हैं, पर ये फौरन नहीं आएगा, धीरे धीरे करके सिस्टम के अंदर आएगा और वो डिमांड को इरोड तो करता है। पर क्योंकि हमारा इतना जबरदस्त लीप है, जहां वो चीजें बंद की खुल रही हैं, तो हम पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना आपको पश्चिम में होगा, क्योंकि वहां पर तो रीओपनिंग हो चुकी थी। हमारे यहाँ पे रीओपनिंग ट्रेड या रीओपनिंग प्ले जो है वो तो अब हो रहा है। आप देखिए सब जगह में, आप थिएटर चेन्स में देखिए, वहां पे एक्शन आ रहा है, आपके एयर ट्रैवल में आप एक्शन देख रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये काउंटर, ये एक तरफा नहीं है, ये बैलेंस करेगा। पर हमारे जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो एम्बिशंस है, उसको जरूर डैम्पन करेगा, क्योंकि वो आप नए रोजगार जो ढूंढ रहे हैं या बहुत पे हाइक्स ढूंढ रहे हैं, वहां पे प्रेशर होगा, क्योंकि आपके मार्जिन्स पर असर पड़ रहा है, जिसमें आप बेच रहे हैं और जो आपका इनपुट है वहां पे ऑपरेशनल कॉम्प्रेशन हो रहा है, ऑपरेशनल जो प्रॉफिट्स हैं, तो वो वहां पे दिक्कत है। पर जैसे कि मैंने पीछे प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में बताया था कि भारत में इस चीज का स्किल है, हमारे पास वो हुनर है, क्योंकि हमारे जो मैनेजर्स हैं वो कई ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहां में अच्छी खासी मुद्रास्फीति रही है, तो वहां पे वो मैनेज कर लेते हैं। ये स्किल जो है पश्चिम में नहीं है, क्योंकि उनको साल दर साल कभी 2% उनकी मुद्रास्फीति नहीं हुई। तो हमारे यहाँ पे, मैं जुगाड़ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर वो हमारे पास वो स्किल है कि कैसे अडेप्ट किया जाए मुद्रास्फीति, जो कि स्किल दूसरे पश्चिम में नहीं है। बहरहाल खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाने से पहले रुपए पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। रुपए में जो ताजा कह लें कि मजबूती हम देख रहे हैं, वह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत दे रहा, और आने वाले दिनों में डॉलर के साथ जो हमारा संबंध है, वैश्विक मुद्राओं का जो डॉलर के साथ संबंध है, उसे देखते हुए रुपया कहां जाता दिख रहा? देखिए मनोज, रुपए दबाव में तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेल के दाम अगर इस लेवल पे रहे तो हम दबाव में तो रहेंगे, क्योंकि हम आयात करते हैं, सबसे पहले क्रूड ऑयल को आयात करते हैं, फिर खाद्य तेल को आयात करते हैं, जो कि बढ़ चुका है इतना दाम। कोयले का जो दाम है, कोयले का भी जो सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो गया है, वहां पे भी अच्छा खासा दाम बढ़ चुका है। तो कमोडिटी जो बास्केट है, जहां जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, वो सब एसेंशियल्स है, वहां पे हम समझौता तो नहीं कर सकते।
तो क्योंकि वो प्रेशर रहेगा, हमारे मतलब डॉलर्स का डिमांड ज्यादा रहेगा, इसलिए रुपए जो है प्रेशर में रहेगा और ऊपर से वहां पे रेट हाइक्स होंगी। तो इसका मतलब आप अगर डॉलर में निवेश करते हैं या अमेरिका में निवेश करते हैं, वो लोएस्ट रिस्क मार्केट्स में से है, तो वहां वो अट्रैक्टिव होता चला जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो दबाव में रखेंगी। पर दूसरे पलड़े का दूसरा हिस्सा ये है कि आपका मार्केट जो है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर दूसरी जगह में गिर रहा है, हमारे यहाँ पे फिर भी मान लीजिए 6% पे हो रहा है, 7% पे हो रहा है, जो भी आप अनुमान करते हैं, इतना तो दूसरी जगह में भी नहीं हो रहा ना। सही। तो उसके चलते ये उसका एक नेट रिजल्ट निकलेगा, जो कि हम जैसा कि मैं कहता हूं हमारे महत्वाकांक्षा के हिसाब से नहीं है, पर फिर भी पॉजिटिव है। यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच 2 सप्ताह से अधिक की अवधि में पहली बार तुर्की में संपन्न बैठक के सकारात्मक परिणामों का असर निवेशकों में आज देखा गया है और एशियाई बाजारों में लिवाली की धारणा बनी। इसके अलावा यूरोपीय बाजारों में जबरदस्त तेजी अब से कुछ देर पहले तक देखी जा रही थी। हालांकि चीन में बिकवाली तेज रही। हांगकांग का हेंगसेंग और जापान का निक्केई 225 सूचकांक दोनों 1.1% लाभ के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक जबरदस्त लिवाली चल रही थी। एक ओर जापान में केंद्रीय बैंक की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन को समर्थन दिए जाने का एशियाई शेयर बाजार पर अनुकूल असर था। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच की जो ताजा बातचीत हुई है उसका असर यूरोपीय निवेशकों पर देखा जा रहा है। अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का FTSE 100 1.3% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में शानदार 3% की बढ़त बनी हुई थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 2.6% ऊपर कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. market, the S&P 500 rose for a third day yesterday as a sharp climb in shares of Tesla overshadowed weakness in energy and bank stocks. Reports that Russia and Ukraine were poised to hold their first face-to-face peace talks in more than 2 weeks also boosted investor sentiments. The Dow Jones Industrial Average Index added 0.3%. The S&P 500 climbed 0.7% and the Nasdaq Composite surged 1.3%. हम आपसे समझना चाहेंगे यूरोप की स्थिति पर। जो ताजा विवाद है वह क्या रुख लेगा अंततः नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो बातचीत हुई है तुर्की में उसका असर अनुकूल देखा जा रहा है। खासतौर से यूरोपीय शेयर बाजारों में हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। अभी किन दिशा में जाता दिख रहा है ये सब कुछ? देखिए, ये एक ऑप्टिमिज्म को की झलक है, उसको दर्शा रहा है कि लोग में आशावाद है, ऑप्टिमिज्म है। पर इसके डिटेल देखे जाएंगे, ये कहाँ जा रहा है, क्या बातचीत ये आगे बढ़ेगी कि नहीं। ये आज तो बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेंड रहेगा, क्योंकि कल उनको और ये एक उस तरीके से फील गुड कंफर्ट फूड की तरह है। आज अगर समोसे खाए तो कल भी चाहिए होंगे। तो कल मार्केट को कौन सी खुराक चाहिए होगी, वो अगर उनको कॉन्क्रीट ऑन द ग्राउंड ना दिखे तो फिर ये एक एपिसोडिक ही होगा, एक रिलीफ
रैली मूवमेंट की तरह होगी, क्योंकि ये एक बहुत जटिल समस्या है जो कि हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं। इसको कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा कि ये चुटकी बजाते ही ये सॉल्व हो जाएगा। और एक ये अगर हॉस्टिलिटी संघर्ष अगर विराम भी हो जाता है, उसके बाद का जो हिस्सा है वो भी काफी जटिल रहेगा। और हमारे विश्व के जो आर्थिक तंत्र है और राजनीतिक तंत्र जो है, दोनों में इसमें बहुत दूरगामी असर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसका हम मूल्यांकन अभी कर नहीं पा रहे हैं। उदिन, हम आपका ध्यान चीन और जापान दोनों की ओर ले चलना चाहेंगे। पहले चीन में जो ताजा स्थितियां हैं, जो नए वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है, उसे नए तरह के प्रतिबंध शुरू हुए हैं और काफी सख्त प्रतिबंध किए जा रहे हैं। ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट होता नजर आ रहा वैश्विक बाजारों पर और खासतौर से चीन पर? देखिए मनोज, जैसे कि हमने हमारे देश में देखा था, थर्ड वेव जो आया था, ये कुछ हफ्तों के लिए, 6-7 हफ्तों के लिए रहता है। चीन में बहुत ही सख्त प्रतिबंध जैसे आपने कहा है, और उनके टारगेट्स भी बहुत हैं, जीरो कोविड पॉलिसी जिसको कहा जा रहा है, और इनको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पे ये जो भी होगा, ये आप 6-7-8 हफ्ते तक ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे। उसके बाद कई जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब चीजें अपनी जगह हैं। उसके बाद आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 7-8 हफ्ते के बाद रीओपनिंग ट्रेड जिसे बोलते हैं उसमें जाएंगे। पर सप्लाई चेन, जैसे जो चीजों की आपूर्ति होती है, क्योंकि ये चारों तरफ चीन सप्लाई करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से लेकर कुछ भी फार्मास्यूटिकल इनपुट्स, उसमें एक खलल, एक डिस्ट्रप्शन होने का खतरा तो आशंका तो है। जापान में, वहां बैंक ऑफ जापान ने, केंद्रीय बैंक ने जो स्टिमुलस था उसको काफी डिफेंड किया है, तो वहां क्या स्थितियां बन रही हैं कि वित्तीय प्रोत्साहन जारी रहेंगे आने वाले दिनों में भी? जी बिल्कुल, वो इसलिए मनोज, क्योंकि येन जो उनकी मुद्रा है उसमें बहुत जबरदस्त कमजोरी आती हुई नजर आ रही है, और ऐसे हालात में, जिन हालात में वहां पे है, तो वहां पे वो येन को और कमजोर होते हुए देख नहीं सकते। और मजे की बात यह है, या दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और पश्चिम एक तरफ जाते हुए, और जापान अलग अलग, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाते हुए नजर आ रहे हैं। But do you think then the RBI will, because a lot of experts have been saying that, RBI will have to take a cue now following the Fed Reserve, raising its interest rates, and also saying that they will take up aggressive stance, in coming days. But like we just said, the Bank of Japan has defended its, loose financial policy. So do you think RBI also is likely, because a lot of experts are saying RBI still has that leeway to, continue with its present monetary policy that was adopted during pandemic, and maybe not, follow. It doesn't have to follow what the U.S. Reserve is doing. Oh, absolutely, and that has been said by RBI in so many words, or upfront it is said that we cannot simply ape others. And as I mentioned a little while earlier, we've just reopened. We cannot be just copying. Those sectors were like shut for us. So I don't expect something to happen immediately, but you can expect in the second half, say from May or maybe June onwards, you can expect some action. Some rate hikes are definitely, maybe 2 of them, but not immediately because it's too soon. Not in this next month's MPC, absolutely. But maybe after that. Yeah. I mean, that's what my expectation is. Yes. Moving on to commodities, Brent crude prices today declined more than 6% as Russia and Ukraine held their first face-to-face talks for conflict resolution in more than 2 weeks in Turkey. In intraday trade, Brent crude was trading around $105.70 per barrel, while WTI crude prices were at $99.50 per barrel. Udayan, 6% fall is a pretty sharp fall, and although given the volatility that we've been, seeing in the oil market, how positive is this development? And also, the OPEC Plus is meeting on Thursday. What do you expect the decision? Because as of now, the OPEC Plus is sticking to its plan of, producing not more than 400,000 barrels per day. And so, what is your expectation? Well, in terms of prices? In terms of the prices which had got shot up because of the conflict, as and when the conflict de-escalates, and if it gets resolved, brilliant.
But even then, we would be hovering somewhere around the 90s. Best case scenario would be 80s. Those are not great cases, but it's better than 100 plus. Anything, every dollar saved, it will work for us. And the other problem is from the supply side. There's absolutely no hope. There's no hope from fracking because the interest rates are going up. How will you fund that expansion? There are new laws. There's so many things that have changed. So shale coming in and changing the game is not looking like a big thing. It might somewhat might happen. Some increase in capacity might happen, but we cannot even realistically expect say an $80 per barrel at the moment, because nobody is talking about that. We'll do really well if we can get below the 100 level. Maybe when the war had started, if we can even get to that level, that's not bad, and we will take that, because anything above 65 for us is. Or our assumptions were 75, I think, 70 to 75. Yes. That's okay. The closer we get, better it is. But do you think the OPEC Plus will increase the output? As of now, seems to be very it's taken a very aggressive stance, saying that we will not. They haven't, and I don't think they're going to do it. Frankly, it's working in their favor at the moment, and there seems to be no respite in sight. And there's nothing that you can do in the short term to increase the supply. But don't you think even Shanghai, like we were talking about the new restrictions that have come in China, and especially the two-stage restrictions, in Shanghai, and China being the biggest importer, now with these, restrictions, the demand is going to go down. Don't you think even that's going to, that could be a factor? Yes, of course. OPEC Plus considering maybe? Yes, that typically is what I eventually expect, because the supply won't be able to, you will not be able to raise it. When you start eroding the demand because of inflation, that's when the demand starts rationalizing on its own, and then you start finding a level. And then this whole problem of the imbalance gets sorted out on its own through demand erosion, which is not a great thing because it affects your economic growth. उदयन, घरेलू बाजार में क्या स्थिति रहेगी? तेल के दामों में क्या आसार लग रहे हैं? तेल के दाम अपने यहाँ किस दिशा में जाते दिख रहे हैं? मनोज, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तकरीबन 15 रुपए का अभी भी गैप है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा, और इंटरनेशनल प्राइसेस अगर गिर जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दाम गिर जाती है, फिर एडजस्टमेंट होगी। पर अभी तो गैप है, क्योंकि ये गैप है कई महीनों तक बढ़ाया नहीं गया था, तो उसको लेवल पे लाने के लिए बढ़ोतरी के अलावा मेरे को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, अनलेस सरकारें कुछ अपनी तरफ से कुछ फिस्कल साइड से कुछ डिसीजन ले कि ये छूट देंगे, वो छूट देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो जो कंपनियां हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा। I was about to come to that do you think that government at some point will consider, maybe another excise cut? That's something, maybe at the moment I expect price hikes, and maybe the government, depending on how things go, the government can take a decision. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। अप्रैल अनुबंध वाला सोना अंतर्दिवसीय कारोबार में 730 रुपए घटा 50,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। मई अनुबंध वाली चांदी 1,640 रुपए कम हुई, 66,460 रुपए प्रति किलो रह गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी सोने का मूल्य घटा $1,912 70 सेंट प्रति बैरल पर आया। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks rise more than 0.5%. Sensex climbs above 57,900, Nifty above 17,300. Rupee appreciates to deal below 76 rupees per dollar mark, and Brent crude prices plunge more than 6% to hover around $106 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow with Money Matters at 3 p.m. Till then, namaskar. Market Mantra.